क्यों पढ़े हम कॉन्स्टिट्यूशन? वाई कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट? क्यों होता है, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। क्या जरूरत पड़ी हमें राइट्स ड्यूटीज निर्धारित करने की? क्रिकेट मैच देखा है कभी आपने? ओलंपिक भी होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर क्रिकेट मैच में कोई रूल ना हो तो क्या होगा? कैओस हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या उसके नियम के अनुसार मैच पूरा हो ही नहीं सकता। द सेम कंडीशन इज रेस्पेक्ट टू अ कंट्री। ये धीरे धीरे डेवलप होती है चीजें। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं पूछना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं कौन कौन है, मैं देखना चाहूंगा। ईशा शर्मा, अनुश्री शर्मा और शिवम बालिया। थोड़ा सा मैं परिचय कर लूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत से कुछ नए बच्चे हैं जिन्हें मैं मिलना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि उनका क्या स्थिति है, किस स्तर से उन्हें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं उसकी आती है। तो मैं नाम लेकर के, अनुश्री शर्मा, एलएलबी तो होगी आपका, चल रहा है अभी? अनुश्री शर्मा इस बार फाइनल ईयर है। फाइनल है। ओके, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हैं ईशा शर्मा जी। ईशा शर्मा, यस सर। आपका एलएलबी हो गया पूरा? नहीं सर, मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है। सेकंड ईयर 5 ईयर वाले में या 3 ईयर वाले में? 5 ईयर। अच्छा, 5 ईयर में सेकंड ईयर, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूरी है आपके लिए। अभी तक क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में? कहाँ से कर रहे हैं? सर कैंपस से। अच्छा, कैंपस से ही कर रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ा है अभी तक? कुछ पढ़ा है वहाँ? सर लॉ में टॉर्ट्स करा दिया है, लाइक जी। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में था। और और उसके अलावा अभी क्या पढ़ा है? हिस्ट्री भी पढ़ी है? हिस्ट्री हमने लीगल हिस्ट्री सोशियोलॉजी में पढ़ी है। अभी हमारी हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हुई है। अच्छा और अच्छा, इस सो बार हमारा लीगल हिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट भी है इस साल? लीगल हिस्ट्री भी पढ़ा है? सर थोड़ा बहुत मतलब लाइक मुगल एरा में कैसे कोर्ट्स होती थी उनके बारे में हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, सोशियोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, आदित्य जी। आदित्य जी, माइक ऑन करके अपना पूरा परिचय दें। कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लास्ट ईयर है। कहाँ से? सर मेरठ कहाँ कॉलेज से? से। मेरठ कॉलेज से। अच्छा, लास्ट ईयर में है आप। बढ़िया। चल रही है क्लासेस ठीक? यस सर, फिलहाल तो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा है। शिवम बालियान जी। शिवम बालियान जी, कौन सी आपकी क्लास है, क्या स्थिति है? शिवम बालियान होंगे, बाली लिखा हुआ है। शिवम जी। सर मेरा नाम साक्षी है, ये मैं ना अपने भाई की अच्छा अच्छा आईडी अच्छा, चला। क्या साक्षी नाम है आपका? हाँ जी सर। जी जी जी, बताओ। आपका तो एलएलएम हो गया शायद, क्या पोजीशन है? एलएलबी हो गया था, मैं मिली थी आपसे। हाँ हाँ। इंदौर तो और क्लास भी ज्वाइन करी थी, तब आपने पूछा था मेरे बारे में। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, जी सर। ये क्या नाम इनका? ग्रीक देव होने। सर मेरा नाम ग्रीक देव वर्मा है सर। मेरठ कॉलेज से बीकॉम एलएलबी कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में अच्छा, हूँ। थर्ड ईयर में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत? जी सर। जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रियंका जी। प्रियंका जी, गुनिका पुंडीर तो पुरानी हुई। हिमांशु शर्मा, ठीक है। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। बात आपसे बाद में करेंगे। हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या यूटिलिटी है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाए, और क्या इसकी आवश्यकता हमारे देश में है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रही। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सामान्यतः जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
लेकिन जब हम उसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्यों कहते हैं, द क्यों लगाते हैं? हमारा कहना यह है द इसलिए लगाया गया है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो कि वो विशेषताएं रखता हो। It has the same characteristics which have been provided in our constitution. Specifically, we can say which have been incorporated in such a manner that we can get liberty, we can get a freedom, we can get the fundamental rights. अब यहाँ आज कुछ क्वेश्चन आपके जीके और लॉ के लिए, दोनों के लिए काम करेंगे जब हम इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें कुछ अलग चीजें हैं। वहां से आज शुरू करते हैं, ठीक है ना। और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति पे क्वेश्चन आया, ये जीके के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए चलेंगे। देखें ये जो बुक है हमारी, इसमें देखो चारों तरफ डिजाइन बनाने की कोशिश की गई जिससे सुंदर लगे। आप भी जब कोई किसी को ग्रीटिंग देते होंगे तो डिजाइन बनाते हैं ना सुंदरता के लिए। एज आई थिंक यहाँ पर इसका विशेष महत्व है। यहाँ देखते हैं वैसी नहीं बनाई गई है, मन मर्जी से नहीं बनाई। कमल, कमल क्या इंडिकेट करता है? हाँ जी, बीजेपी। कमल का निशान तो बीजेपी का, उन्होंने तो नहीं बना दिया कहीं। उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले चुपचाप ना बैठे बता सकते हैं। आसना जैदी जी बताएंगे कुछ इसके बारे में, ये क्यों है, कमल क्यों है इसके बीच में? है जी, राष्ट्रीय फ्लावर है इसलिए इसमें रखा है। राष्ट्रीय फ्लावर कब डिक्लेयर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद या पहले? कारण है इसके पीछे कुछ, इसे हम माइथोलॉजी से तो जोड़ ही सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर, यस, हमारा संविधान उस परिस्थिति से निकला है, उन स्थितियों से निकला है जिससे कमल की तरह खिलना है। कीचड़ में भी हमारा राष्ट्र कमल की तरह खिले, उसका संदेश हमारा संविधान देगा। इतनी बारीकी से आप सोचते नहीं होंगे कभी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आर्टिकल 1 में है, 2 में ये है, इसके बारे में बताऊंगा। जब मैं LL था तो एक पिताजी को आदत थी, साधु जी बुला लेते थे, बहुत कभी भी आ जाते थे। तो मुझे अब याद है बिल्कुल इस तरह के, चेहरा तो मुझे याद नहीं, जैसे रामदेव है ना, बिल्कुल इसी तरह नंगे पैर, ऐसी धोती बांध करके, ऐसी ऊपर ये लपेट करके, रात को रुके वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, उनका LLB फर्स्ट ईयर में। क्या करना चाहते हो, उनका जज बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जज बन के क्या करोगे, फिर न्याय करेंगे। अच्छा चलो ये बताओ आर्टिकल 1 क्या है? मैंने मन में क्या सोचा मालूम है, ये कौन सा इंपॉर्टेंट है? कायदे में मुझे पता ही नहीं था उस समय तक आर्टिकल 1 में क्या है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी मैं बता रहा हूं ये समझ कर चले, कहीं ना कहीं मैं अपने अनुभव से वो चीज दे रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इस एग्जाम में ना हो, कहीं और। तो इसलिए हर चीज को गौर से नोट करना, ध्यान करना, रिवाइज करना, क्योंकि इसके टेस्ट भी होंगे बीच बीच में। तो यहाँ मेरा मानना यह है कि जो कमल इसके बीच में बनाया गया है, ये इंडिकेट करता है केवल इस चीज के लिए कि हमारा संविधान हमारे देश को उस स्थिति से निकाल करके लाया है जिस तरह से कीचड़ में कमल। और इसी तरह से हमारे संविधान को, हमारा संविधान समाज की उन बुराइयों को दूर करके हमारे राष्ट्र को ऊपर उठाएगा, अपने नई संस्कृति, हमारे नए बच्चों को ऊपर उठाएगा। इस संकल्प इसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कोई भी दलित नहीं रहेगा। यह संकल्प इस कमल से केवल दिखाई देता है। अब आगे बढ़ जाएं। बीच में कुछ लिखा है, ये पूछा जाता है, जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी जो है उसके अंतर्गत बीच में क्या बना है? नेशनल एम्बलम, है ना। ये कहां से लिया गया? अशोक स्तंभ कहां से लिया गया? जीके की तैयारी चल रही है आपकी? अभी मैं ऑनलाइन से पूछ लूं,
जी आदित्य जी बताएंगे, ये जो बीच में अशोक स्तंभ बना है ये कहां से लिया गया? क्लू दूं? एक स्पेसिफिक जगह है, मैं क्लू दे सकता हूं उसका। बनारस के पास है। सर सारनाथ। सारनाथ। सांची नहीं, सारनाथ। ठीक बताया बच्ची ने, ऑनलाइन जो है सारनाथ। आ जाओ बेटा, खोल के आ जाओ। नए बच्चे हैं ना, उन्हें लगता है पता नहीं कहां अंदर कैसे जाए। और अंदर आ जाओ। सारनाथ जानते हैं? यस। आज का आपका जो होमवर्क है उसमें पहला क्वेश्चन ये है, सारनाथ क्यों फेमस है? और हमने इसमें क्यों, देखें अगर गौर से आप देखते हैं, कभी देखा होगा, इसी में शेर भी है नीचे की तरफ, एक बैल है ना, एक अहिंसा परमो धर्म है। सभी यहाँ कोई किसी भी धर्म जाति किसी भी संप्रदाय से हो, यहाँ संदेश देता है कि हम सब समान रूप से एक साथ रहेंगे, किसी के अधिकारों को नहीं छीनेंगे। और हमारे यहाँ किसकी जीत होगी? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते लिया कहां से गया? जी के क्वेश्चन नोट करो, ये पढ़ना है आपको। मैं सारा अपने आप नहीं बताऊंगा, पका पकाया आपको ढूंढना है, नोट कर। सर देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि तो ये तो लिपि हुई, लेकिन वेद कहां से, कौन से वेद से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कहां से लिया गया? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया शुरू में, मैं क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे हम, और कुछ आपके लिए होमवर्क दूंगा, कुछ मैं दूंगा, बैलेंस बनाना है, ठीक है ना? नोट करें इन्हें, सत्यमेव जयते। इसका मतलब हमारा सदवाक्य है कि हम सत्य की जीत होगी देश में, असत्य की नहीं होगी। सर अथर्ववेद से लिया गया था ना शायद ये? जी जी जी। अभी से गुप्त रखो, बोलो मत, मैंने होमवर्क में दिया है, कल मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन। असल बात है ना, जब तक हम खुल करके आपस में, केवल स्पीच नहीं सुननी आपको, आई एम आल्सो स्टूडेंट, यू आर आल्सो स्टूडेंट, तो मैं बड़ा स्टूडेंट भी थोड़ा, तो आप छोटे हैं, कितना अंतर है, ठीक है ना? बात करके पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज पर आ जाओ। देखें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप, हम क्यों पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन? यहीं पर मैं, इसमें ये एग्जाम्पल दिया हमने इस चीज का, कि जिस तरह से अगर कोई क्रिकेट मैच होता है या घर में हम परिवार के साथ रहते हैं, वहां कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। आप घर पे अपने रात को 12 बजे पहुंच रहे हैं, पापा क्या कहेंगे? रूल है पिटाई होना हो, डांट तो पड़ेगी, भैया समय पे घर पहुंचो। अगर ये ना हो, सब एक साथ बैठ करके खाना लेंगे, ऐसा भी कुछ जगह नियम होता है? किसी के घर पे एक साथ खाना खाएंगे बैठ करके? क्यों खाएंगे एक साथ? हम तो अलग खाएंगे अपने कमरे में जाकर। उसका कारण क्या होगा? क्या कारण है? यूनिटी के अलावा कुछ और है? दिन में वहां बैठ करके हम बात करेंगे, भाई बच्चे क्यों अलग हो रहे हैं? क्योंकि उनकी बातें नहीं होती घर पे, वो बोलते हैं तो पापा मम्मी कह देते हैं कि चुप रहो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। तो वहां बैठ करके हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज द टेबल फॉर डिस्कशन। खाना खाने के साथ दिन में क्या हुआ, किस बच्चे के साथ क्या हुआ, पापा ने वहां क्या किया ऑफिस में, तो जब डिस्कस करते हैं उससे हमें ज्ञान मिलता है, चीजें सॉल्व होती है ना? और मन के किसी में भार हो तो पता लगता है। घर में दादी जी हैं, उनकी तबीयत खराब है और सब अपने अपने काम में लगे हुए, तो कैसे पता लगेगा? दीज आर द रूल्स ऑफ द होम एंड इट इज द रूल ऑफ द नेशन। क्योंकि हमने इंग्लैंड से अपना लॉ लिया और उसके अंतर्गत रखा कि सबसे ऊपर क्या है? रूल ऑफ लॉ। 3 चीजें हैं, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, याद रखना, इन तीनों का अंतर देखेंगे। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबाउट द लॉ। विधि के ऊपर कोई नहीं है, विधि सर्वोपरि है, लेकिन रूल बाय लॉ होता
तो हम चाइना में जीते। वहां विधि के ऊपर कौन है? वहां के राष्ट्रपति। अंतर है दोनों कॉन्स्टिट्यूशन। जब एलएलएम आप करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंस पूछे जाते हैं। कई बार हम इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नहीं, वहां कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो हम पहला क्वेश्चन यहां रखते हैं, शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। कई सारी चीजें इसमें आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता पड़ी? अंग्रेज जब हमें भारत में छोड़ करके गए तो उनका कहना यह था कि आप नहीं संभाल पाएंगे। एक तो दो भाग कर दिए, दूसरा इस तरह से। तो उसके लिए हमें जरूरत थी एक संविधान की। और संविधान क्या? अभी इसके आगे पढ़ेंगे हम। 3 शब्द हम लास्ट में लेकर के चलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीनों का अर्थ समझना है। आज की क्लास वहां तक चलेगी। फिर शुरू की लाइन के बाद कल आगे बढ़ेंगे। देखें यहां सबसे पहली चीज, व्हाई डज इंडिया नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट ऑल? क्या जरूरत थी भारत को संविधान की? पहले तो था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्न हो रहे थे, वहां इलेक्शन की भी व्यवस्था थी। देन व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? यहां सबसे पहली चीज ये रखी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो केवल लागू था ब्रिटिश इंडिया। हमारे यहां पूरे देश में मालूम है किस किस तरह से बटे हुए थे हम? 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज वर देयर। नंबर 1, इट वाज ब्रिटिश इंडिया। नक्शा दिखाऊंगा बीच में, जब पढ़ेंगे उस समय आएंगे, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट में हम देखते हैं ना, मेकिंग ऑफ इंडिया, तो उसके अंतर्गत हम इस पे पहुंचते हैं। वहां देखेंगे, ऐसे नक्शे के साथ पढ़ेंगे किस तरह से हमने मिला। इसके अलावा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। क्या उसमें प्रिंसली स्टेट का भी कोई रोल था? अब देखें, भारत 3 तरह से था। एक तो ऐसे क्षेत्र थे जो वो आदिवासी क्षेत्र थे, उनका ना तो प्रिंसली स्टेट से कुछ लेना देना था, ना ही ब्रिटिश इंडिया से। ना उन्हें यह पता था कि राज्य क्या है। कबीलिया संस्कृति थी। आपने पिछली कहीं पिक्चरें या कुछ इस तरह के देखे हो तो वहां पर वो कबीले के सरदार का किस तरह चुनाव करते थे? मल्ल युद्ध के द्वारा। आपस में दोनों की युद्धों की कुशलता देखी जाएगी और उसके द्वारा चुनते थे। वो उनका नियम था, कायदे में वो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर, क्या कह सकते हैं, कास्ट, क्रीड या जो भी वो थे। दूसरी स्थिति इसके साथ क्या थी? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वाज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लास्ट वो था। उसके बाद और बहुत सुधार वगैरह आते रहे, वो देखेंगे। और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां रूल ऑफ लॉ नहीं था। वहां क्या था? रूल बाय लॉ, है ना। वहां विधि के द्वारा हम शासन करते। कुछ में विधि के द्वारा शासन करते थे, कुछ जगह मोनार्की थी, वहां जो राजा कहता था वही विधि थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है किसी ने? जी, गुनिका जी, गुनिका जी ने तो पढ़ा है। अमीशा वर्मा जी बताएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस किस बच्चे ने पढ़ा? हाथ उठा दो। किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ उठाया था एक बच्चे ने। आदित्य जी कोशिश करें। ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है? हल्का सा बता दो, फिर मैं बता दूंगा। यस सर। क्या पढ़ा उसमें? उन क्षेत्रों के लिए जो प्रिंसली स्टेट थे उनके संदर्भ में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा फिट बैठती थी? कुछ बताएंगे? हाँ, ऑस्टिन तक एनालिटिकल स्कूल। सर रूल मेड बाय द सॉवरेन। हाँ, रूल मेड बाय द सोवरेन। वहां सीधा सिद्धांत था, जो राजा ने कहा है वही विधि। सही है गलत है, हैज नो कंसर्न। वो मोनार्की था। रूल बाय लॉ में राजा विधि बनाता था,
वहां तो विधि भी नहीं बनती थी, यहाँ राजा ने विधि बनाई, लेकिन रूल बनाने के लिए बनाई, उस राजा उससे ऊपर था। जहां कहते थे किंग मेक्स नो रॉन्ग, विधि तो है लेकिन राजा उससे ऊपर था। इसीलिए इंग्लैंड में प्रारंभ में कहा गया राजा गलती नहीं करता। नेपाल में वो सिद्धांत था। आप सबके हाँ, आप सबके नहीं, अब तो फिर भी डेमोक्रेसी आ गई। आप सबके पैदा होने से पहले एक बार क्या हुआ, वहां एक राजा थे, उनके भतीजे ने या छोटे भाई ने उन्हें हत्या कर दी, उसे सजा ही नहीं मिली। ये तो हमारे देखते देखते की बात है, और उसे राजा बना दिया गया, उत्तराधिकार में उसके ऊपर था। तो वो सिद्धांत था किंग्स मेक्स नो रॉन्ग। भारत में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया। टोट तो सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, वहां भी इस चीज का कुछ संदर्भ आता है। टोट पढ़ा है, लेबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की लेबिलिटी, सोवरन नॉन सोवरन। इफ इट इज द सोवरन एक्ट ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी लेबल। ये उसी का सिद्धांत था। क्लियर है ना? है तो ये क्या था? रूल बाय लॉ। लेकिन हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के। तो यहां हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है वो रूल ऑफ लॉ है। क्यों है भाई रूल ऑफ लॉ? अब यहां सी चीज आती है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण खंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसे रूल ऑफ लॉ बनाता है? कोई और बताओ। आप कहोगे क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ाता तो कुछ है नहीं। सर 300। 300 कैसे कहा? 300 नहीं है। सोनाली गर्ग जी आप बताएंगे, अब मैं नाम ले लेकर पूछूंगा। सबका नंबर है। ईशा शर्मा जी, अनुपम कौशिक, आज भी मिले, सर अनुश्री आर्टिकल शर्मा। 13। यस, अरे या आदित्य अच्छा लड़का है, मुझे तो पसंद आया। इस दिन आपसे मिलना पड़ेगा आदित्य जी, मेरे मन की बात आप ज्यादा समझ रहे हैं। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा नहीं होगा ना, या पढ़ लिया? मुझे पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा था। आपके मन में आ सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ये कौन सा ढंग है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का? आर्टिकल 13 की वजह से मेरा मानना है रूल ऑफ लॉ, भले आर्टिकल 14 में दिया है रूल ऑफ लॉ, लेकिन आर्टिकल 13 के कारण रूल ऑफ लॉ क्यों है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यदि आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नहीं उठते तो फिर तो बढ़िया है। देखो इस मापदंड पे देखना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मारी मांगे खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर, ना मेरा इस प्रोविजन से कुछ लेना देना, ना उसको पढ़ाई दी। डेफिनेशन दी है, लेकिन डेफिनेशन से पहले ऊपर कुछ दिया है 13 में। क्या दिया? तो क्या हुआ प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में? आगे बढ़ो ना, उससे पूरी लाइन पढ़ो वो, नहीं इसके आगे पढ़ो ना वो लाइन। पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही याद करके बताओ। कोशिश करो जो आपके पास है वो बताओ, किताब में मत देखो, अभी डायरेक्ट मत देखो, कोशिश करो रिकॉल करने की। क्या लिखा है वहां? शैल बी इफ इट इज इनकंसिस्टेंट, किससे? हाँ, तो क्या होगा? वॉइड होगा। इसका मतलब दैट इज द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ड्यू टू आर्टिकल 13। मतलब हम अगर आंसर दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए।
एक लाइन में नोट कर लें इसे तो हो सकता है मैं ये ना कहूं कि नोट कर लो, अपने ढंग से नोट कर लेना, कभी इंतजार करो, लिखो। क्योंकि स्पून फीडिंग बहुत कम दूंगा मैं, कोशिश करेंगे कि आप इनकलकेट करें अपनी हैबिट सीखने की। क्यों क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आपके माइंड में। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब आप सीखने की क्षमता नहीं रखते हैं। यहां हम देखते हैं व्हाई डज इंडिया नीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो सर्वोपरि विधि होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, जिसके माध्यम से हम उन नियमों का निर्धारण करते हैं। वी एस्टेब्लिश द लॉ, वी एस्टेब्लिश द रूल्स बाय विच अ सोसाइटी और ए कंट्री गवर्न्स। दैट इज द सुप्रीम रूल ऑफ लॉ। अभी पढ़ेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसको दूंगा मैं। अब देखें, कभी बचपन में क्रिकेट खेला है या कोई भी गेम खेला हो? छोटे छोटे बच्चों को देखा, जब वो हारने लगते हैं तो क्या करते हैं? मैं नहीं मानता, लेकर के चले जाएंगे अपना। वो जिसका बैट है वो लेके घर चला गया, जिसका बॉल है वो बॉल लेके चला गया, और हम जैसे खड़े। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है। जब नियम ना होने पर एक क्रिकेट मैच नहीं चल सकता, एक छोटा सा गेम नहीं चल सकता, तो देश कैसे चलेगा? दैट वाज द कॉज दैट वी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का भी होता है एक तरह से। अगर हम जनरल देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हर चीज का होगा। मान लिया नियम अगर नहीं होंगे, मान लिया एक सोसाइटी बनाई है आपने, उसके भी नियम होंगे। कंपनी का, कंपनी एक्ट जब पढ़ेंगे तो कंपनी के अंतर्गत भी नियम होंगे, रूल ऑफ आर्टिकल्स होंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, उनके अलग नियम होंगे, दैट विल बी गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लेकिन उन सब विधियों के ऊपर एक विधि है जिसकी नजर सब पर रहेगी। जैसे हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना, वो क्या करता है आजकल, तो अपनी सीट पर बैठ करके सब पे नजर रखता है सीसीटीवी कैमरे से। और अब तो वहां माइक भी लगे हैं, मैडम आज क्या पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी क्लास में बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, ये होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वही काम करता है, कंट्रोल करने का काम। इसीलिए द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके संचालन के लिए, इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम रेगुलेशन बाय विच अ कंट्री शैल रेगुलेट। तो ये इसी कारण से है। देखें, यहां एग्जाम्पल भी दिया क्रिकेट मैच का। अगर कोई रूल नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो चौका चौका छक्का काम आनेंगे, दीवार ही तोड़ेंगे। जब घरों के बीच में जो मैदान होता है, पार्क में जब बच्चे खेलते हैं, तो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। किसी के घर में बॉल चली गई, वो आंटी जी आई बुजुर्ग सी निकल करके, मैं बॉल नहीं दूंगी, बच्चे ने कहा था तुम खेल लो। तो बिना नियम के क्या होगा, ये गड़बड़ होगा। तो इसीलिए नियम जरूरी है। और इसीलिए हम कह सकते हैं जब एक छोटा सा मैच नहीं चल सकता, तो क्या एक कंट्री बिना नियम के चल सकता है? और उस नियम को बनाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम कह सकते हैं कि जो मन करे वो सब करेंगे। आप इमेजिन करें, इफ ए कंट्री or a institute is going on without constitution, then what will be? Unlimited power shall be enjoyed by the king or sovereign or the parliament or the government. अगर मोदी जी को ये ना पता हो कि इलेक्शन होंगे 5 साल में, तो धूल उठा देंगे, फिर आपकी थोड़ी ना सुनेंगे, फिर वो आके टीवी पे आके माफी थोड़ी ना मांगेंगे। तो राजा हैं, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग अलग हमारे पास वो रखे हैं ऑर्गेन्स। देयर आर सेवरल ऑर्गेन्स विच कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेशन एंड द सुप्रीम कोर्ट। इवन सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सम रूल्स।
Nobody is supreme in a nation, in India, except the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन सबको गवर्न करेगा, तो वही हम देते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा? सिटीजन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, नो फिक्स्ड राइट, कोई अधिकार ही नहीं होगा। जब ये नियम धीरे धीरे बने तो कुछ प्रारंभिक रूप से नियम बने होंगे जरूर। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा थोड़ा सा। जब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, सिद्धार्थ का नाम सुना है आपने? उसका एक भाई था, शुद्धोधन या इस तरह का नाम था। तो ऐसा हुआ, एक बच्चा होता है तोड़फोड़ वाला, दूसरा शांति प्रिय होता है। तो सिद्धार्थ जो थे शांति प्रिय थे, अहिंसा में शुरू में दया भाव शुरू से था। इनके भाई ने तीर चलाया, एक हंस को लगा। सिद्धार्थ गए, उसका तीर निकाला, मरहम पट्टी करी और उस पर जो है सफाई करके उसे पानी पिलाया। इतने में वहां ये मेरा है, मेरा तीर लगा, ये लाइन अंडरलाइन करो। इट मीन्स एट दैट टाइम देयर मे बी ए रूल दैट जिसके तीर से मरा है शिकार उसका होता है। ये नियम क्यों बना होगा? किस झगड़े को खत्म करने के लिए बना होगा? इसमें कुछ नहीं देखना, मन की बात बताओ। उससे पहले कुछ ऐसा रहता होगा, जैसा आप कमजोर से हैं, पतले से हैं, लेकिन तीर बहुत अच्छा चलाते हो, निशाना बहुत अच्छा है। पहले क्योंकि आपको पता हो, हम अभी तो कह रहे हैं हम जो हैं वेज नॉन वेज की स्थिति, एक जमाना ऐसा चल रहा होगा हम सभी नॉन वेज रहे होंगे, भले कितना बड़ा धार्मिक हो इस समय। उनके जो पुराने लोग होंगे हमेशा 100% नॉन वेज रहे होंगे, क्योंकि कृषि तो बाद में डेवलप हुई। पहले तो ओरिजिनली तो जो पेड़ पौधे लगे उनसे फल तोड़ लिए, वो खा लिए, या फिर शिकार कर लिए। तो शिकार में समस्या जरूर आई होगी कि एक तो तीर का निशाना बहुत अच्छा जानता होगा, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो जो मजबूत है वो थप्पड़ मार के उसे शिकार को छीन के चला जाता होगा। तो फिर उनकी मीटिंग बैठी होगी, वहां पहला नियम बना होगा, भैया जिसके तीर से शिकार हुआ है ही विल बी द ओनर। हाँ, सही चीज निकलते। द सेम कंडीशन इज हियर वेयर देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब फिर जुरिस्प्रूडेंस में जा रहे हैं। बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द जुरिस्प्रूडेंस। हम कह सकते हैं जब इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे कौन दूर करेगा? नियम, रूल्स। क्योंकि यदि हम सोशियोलॉजिकल स्कूल देखते हैं तो वहां पर एक विचारक रहा जिसने कहा सोशल इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, हु वाज दैट? ये क्वेश्चन मेरा है प्रियंका जी से। प्रियंका जी, प्रियंका गोस्वामी कौन है? रोस्को पॉन्ड, बिल्कुल सही है। रोस्को पॉन्ड का सिद्धांत था, क्योंकि जब टकराव होगा, अब देखो, अब तो अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। ये घड़ी के अंदर आपको क्या चलती हुई दिखाई दे रही है? धीरे धीरे पेंडुलम से चल रहा है ना अंदर, उसके साथ दूसरे कनेक्ट हैं। अगर इन दोनों में टकराव होगा तो घड़ी बंद हो जाएगी। ये समाज की स्थिति है, और उसके सोशल इंजीन को बनाने के लिए हमारे पास रूल्स चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे समाज के बीच के टकराव को रोकने के लिए बना है। लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव में यदि टकराव हो, लेजिस्लेशन और कोर्ट में अगर टकराव हो, तो कौन दूर करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है। और यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। अभी मैं आगे चल करके, अभी तो आज परिचय दे रहे हैं, आगे मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? विभिन्न उसके अंतर्गत एक डिक्शनरी है, उसके द्वारा देखेंगे, अन्य चीजें देखेंगे, लेकिन अभी केवल परिचय के रूप में आप देख लें इससे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होना है। पहली चीज हमने देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है। दूसरी स्थिति यही, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं, इस लाइन को याद रखना बस, सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। कहीं भी लिख देंगे, अगर कहीं पूछा जाता है तो इस लाइन को तो लिखना है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ये हम जनरल कह रहे हैं, भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली इन रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सुप्रीम एंड फंक्शनल लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, जो कि क्या करता है, देश को चलाने के लिए ऐसे नियम बनाता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। और कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड राइट्स। आपके घर में 5 आम आए, आप घर में 10 लोग हैं, तो क्या होगा, 5 आम में से कैसे बराबर बांटोगे? 10 आदमी, आधा तो आम होकर खराबी हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ राइट। अधिकतर आजकल तो अलग अलग रहने लगे, पहले संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली। छोटे वाली जो लड़का है उसकी वाइफ काम करती है, लड़का भी काम करता है। बड़ी जो पहले 10 साल पहले शादी हुई थी वो बाहर वर्किंग नहीं है। एक ना एक दिन घर में जरूर आंदोलन होगा, यार हम तो घर में फंसे रहे हैं, ये बढ़िया मेम साहब बनकर चली जाती है, तनख्वाह इसकी आती है, तो क्या होगा, यहां से क्या शुरू होगा, टकराव शुरू होगा ना, झगड़ा शुरू होगा। एंड टू रिमूव दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट व्हाट वी शुड डू, पार्टीशन। नहीं, डिवीजन ऑफ बर्थ। सीधे पार्टीशन में पहुंचा। वो भाई साथ रहना चाहते हैं, सचमुच के भाई, पार्टीशन नहीं करेंगे, वो डिवीजन ऑफ एक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, सुबह तुम्हें जल्दी होती है तो शाम का खाना तुम बना दिया करो, या संडे के दिन आप सफाई का काम तुम्हारा, ये क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ ड्यूटी, डिवीजन ऑफ वर्क। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। राज्यों और केंद्र की शक्ति, स्टेट एंड सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डिवीजन ऑफ पावर से क्या होगा, एवरीथिंग शैल कम स्मूथली, टकराव नहीं होगा, हमारे देश की घड़ी ठीक चलती रहेगी। ये किस थ्योरी से मिला, रोस्टरपॉन्ड की थ्योरी से। जुरिस्प्रूडेंस में रोस्टरपॉन्ड की थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग। I think that in Constitution also we are adopting the social engineering by several means. If we consider in what manner social engineering has been adopted in our Constitution, the preamble is the example for the same. जी हाँ, social engineering का मतलब है there must be no conflict between the person in the society. And to remove that particular conflict, it is necessary that there must be some rules which can regulate the society, that it should remove the conflict between the persons. That will be the social engineering, division of rights and duties. वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यदि वी कंसीडर इन द एंशिएंट डेज देयर वर 4 ग्रुप्स। इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे थे जो हावी थे, ऊपर थे, डोमिनेट करते थे। ब्राह्मण्स, वो रूल बनाने का काम करते थे। अब यदि मुझे रूल बनाने का काम दे दिया जाए, मैं कैसे रूल बनाऊंगा, अपने फेवर के बनाऊंगा। है तो आज भी वही, लेकिन उस समय ज्यादा था। उन्होंने कहा कि ये वर्ण बांट दिए, आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे, पूजा पाठ हम कराएंगे, धार्मिक अनुष्ठान हम कराएंगे, आप कराएंगे तो अहित हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे कुरीतियां आनी शुरू हुई, आपस में विद्वेष आने शुरू हुई। तो उन सबको कोरिलेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के साथ रूल ऑफ लॉ,
सब समान है। और फिर 15 के अंतर्गत क्लासिफिकेशन कर दिया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एलएलएम में काम आता है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर सिंपली डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द criteria behind the Constitution of India, in what manner, with which philosophy and thoughts we have adopted the Constitution. आगे बढ़ें। यहां हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे कि गवर्नमेंट बनाई जा सके, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अगर सिटीजन प्रोटेक्ट नहीं है, यूटिलिटी के अंतर्गत हम कह सकते हैं, देन हाउ वी कैन कंसीडर इट थिंग। एक तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि ये सभी विधियों को ओवरराइड करती है। तो ऊपर की तरफ में देखा, सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ द ऑल द लॉज। सभी विधियों का जो enactment है, that will be as per the Constitution. If any law, any rule violates any provision of the Constitution, any fundamental right of the Constitution, that will be void. That is the concept under Article 30. Check and balance की power we can say. Under Article 13 there is the check and balance power. तो मैं समझता हूं यहां तक की स्थिति में हम इसे देख रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ये आपको वैसे भी मिल जाएंगे। अब ये चीज कहां से आती है? कोई लाइन जो लिखी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। साइड में इसे लिख करके लिख लो, आर्टिकल 13 कह रहा है, विद द कंफर्मेशन ऑफ द provisions of the Constitution. कई बार ये पूछा जा सकता है, ये जो लाइन है ये कौन से आर्टिकल को डेपिक्ट करती? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट depict which article of the Constitution? As per my view, that is Article 13. अभी आप कह सकते हैं आप आर्टिकल 13 के अलावा बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है क्योंकि आर्टिकल 13 ही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 13 रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन और अ पर्सन प्रोवाइड द सुप्रीमेसी टू द लॉ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, उसके अनुसार विधि बननी है, उसके अनुसार कार्य करनी है। तो अभी लेजिस्लेशन की बात हुई है। इफ वी कंसीडर द एग्जीक्यूशन जो हमारी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट मस्ट आल्सो बी वर्क एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुसार, उसके अंतर्गत बने गए नियमों के अनुसार कार्य करना है। उसके बाहर कौन नहीं जा सकता, सरकार भी नहीं जा सकती। गई थी शुरू में, मंतव्य तो बहुत अच्छा था। क्या है कि अंग्रेजों के समय दो तरह की समस्या हमारे यहां थी। नंबर एक, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रियल फार्मर्स वर द विक्टिम, ओनली जमींदार्स वर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ द एंटायर लैंड। जितनी भी कृषि भूमि थी उसका मजा जमींदार ले रहे थे। जमींदार कौन थे मालूम? ना ब्रिटिशर्स तो नहीं थे, हम ही थे। हमारी तो लोग थे, जमींदार ब्रिटिशर्स नहीं थे। ब्रिटिशर तो ये चाहते थे किसानों का भला हो। कैसे चाहते थे? जब वो भारत आए तो यहाँ की परिस्थिति तो परिचित नहीं होंगे। तब कौन सी फसल बोनी है,
क्या होना है, कितनी इनकम होनी है, यहाँ की जो क्या नाम लैंड लो क्या है, अलग अलग जगह के वहां की भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता। इट डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उन्होंने क्या किया, दो रास्ते अपनाए। एक तो लालच भी यहाँ के लोगों को, हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट होते हैं हर जगह। मेरठ में नए डीएम आते हैं तो क्या करेंगे लोग बाग, हैं जी, एकदम पहुंचेंगे सर। आज आपके आने के लिए हमने वेलकम पार्टी रखी, परिचय बढ़ाएंगे। ऐसे उस समय भी वो क्या करते थे, दो तरह के काम करते थे। एक तो जाएंगे शुरू में आने के बाद, जब कोई अंग्रेज आया उसे देने के लिए, डीएम है कुछ है, उन्हें मिलने के लिए गए। फिर उसके बाद उन्हें गिफ्ट अपने यहाँ से दिए। फिर तीसरा काम एक उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, दे आर गोइंग टू असेंबल टू डिस्कस एनी प्लान। जाके धीरे से कान में कह दिया कि भाई साहब आपके खिलाफ प्लानिंग बन रही है। अंग्रेज बहुत होशियार थे, उन्होंने नहीं दिया किसी को अपनी जेब से एक अठन्नी भी। पहले आपने पिछली पिक्चरें देखी होंगी, जब कोई खुशी का मौका होता था उसने आकर के कहा, सर राजा से कहते थे, महाराज आज हमने वो किला जीत लिया, तो राजा क्या करते थे, अपने हाँ सरफी देंगे, अपने गले की माला उतार कर लो। अंग्रेजों ने नहीं दी बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, तो उससे पहले तो काम चला, बातों से काम चल जाए। सर राय बहादुर, ये सब उनकी दी गई उपाधियां थी। एक भारत को अंग्रेज आकर के सर कह रहा है, सम्मान बढ़ गया। फिर अपनी गाड़ी से उन्हें घर तक छोड़ना, जाकर के एक बार उनके यहाँ चाय पी ली तो मजा आ गया। और कुछ ऐसे थे जो और ज्यादा जरूरत थी, जिन्हें लालची थे, उन्होंने अच्छा ठीक है 5 गांव की रियासत आप वहां से कर वसूल करें, हमारे पास जमा करें। अंग्रेजों को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। उन्हें क्या मतलब था किसान क्या करेगा, हालांकि उनका उद्देश्य नहीं था किसान पीड़ित हो, उनका आप रेगुलेट करेंगे वहां देखेंगे। वो जमींदार थे, भारत के लोग थे, अंग्रेज नहीं थे। वो क्या करते थे, कर वसूल करते थे। और कर वसूल नहीं करते थे, क्या वसूल करते थे, एक पिक्चर देखी लगान, नहीं देखी, वो लगान ही वसूल करते थे। लगान में टैक्स भी होता था और किराया होता था, जो कौन लेता था, जमींदार। मान लिया मेरे पास 10 क्विंटल गेहूं हुआ, मेरे पास उसमें से एक बचता था, 9 क्विंटल जमींदार ले जाता था। तो मेरा इंटरेस्ट कैसा हुआ, खत्म हो गया ना। स्टडी आई क्यों खत्म हुआ, स्टडी आई क्यों खत्म हुआ, उसका कारण यही था, जो टीचर थे उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। जो सचमुच में खेती करने वाले थे, they were not getting the real reward of the agriculture। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारी नई सरकार ने क्या किया कि जो वास्तविक व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, ही शुड गेट द बेनिफिट, इन्हें उसका मालिक बनाया जाए। लेकिन मालिक हम कब बना सकते हैं, टीपीएक्स तो आपने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन मैं वैसे बता दूं, जब बना सकते हैं जब कोई दूसरा मालिक ना हो, एक ही तो मालिक होगा एक समय। आप ही इस कॉपी की आप ही मालिक हैं, जब तक आप मुझे गिफ्ट ना दे दें। तो या तो मैं सरकार होने के नाते आपसे छीन लूं। तो यहां क्या हुआ भारत में, इसी स्थिति में बता रहा हूं मैं, इसके संदर्भ में रूल्स जो बनाने पड़े, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो अंग्रेजों ने, संविधान लागू होने के बाद भारत की जो सरकार थी, उन्होंने एक विधि बनाई फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यूपी में भी आई वो, हर प्रदेश में थी। जैसे यूपी में जो था यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उस समय पढ़ाते हुए जब लोकल लॉ पढ़ेंगे तो मैं उसका संदर्भ दूंगा, क्योंकि वहीं से बैकग्राउंड है।
अब आपके यहाँ वो नहीं है। अब 2016 से जो लागू हुआ, नया लॉ लागू हुआ, यूपी लैंड लॉ कोड बना दिया अलग। तो उसमें क्या होता था, सबसे पहला जैसे नाम से यूपी जमींदारी एबोलिशन, गवर्नमेंट ट्राइड टू रिमूव द जमींदारी सिस्टम शुड बी रिमूव्ड बाय गेटिंग द प्रॉपर्टी। और पहला नियम निकाला सेक्शन 4 में, 4 याद मत रखना, दैट ऑल द लैंड शैल वेस्ट इनटू द स्टेट ऑन सच एंड सच डेट, 1 जुलाई रखा, दैट शैल वेस्ट इनटू द स्टेट, सारी लैंड जमींदारों से निकल करके सरकार में मिल जाएगी। नहीं, लोन नहीं देते थे, वो तो क्या नाम उन्हें, साहूकार कहलाते थे। वो इसके बाद की अलग समस्या थी। हाँ, लोन दे सकते थे, लेकिन यहाँ तो मालिक ही वो थे अंग्रेजों के समय, क्योंकि उसमें एक रिकॉर्ड होता था, वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ स्थिति इसके अंतर्गत थी। अब इसमें हुआ क्या, उन्होंने एक्ट लाया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। हमारे यहाँ आर्टिकल 31 था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 31 के अंतर्गत इज द फंडामेंटल राइट टू हैव द प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन गेट द एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम जमींदार। और ये सबसे पहले मद्रास में हो गए। 1950-51 में एक केस आया चंपाकम दोराय राजन, वो रिजर्वेशन के बारे में भी आया, पहला क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके बारे में भी आया। और उसमें कहा कि स्टेट कैन नॉट गेट द प्रॉपर्टी and cannot remove the fundamental, violate the fundamental right under Article 31. Article 31 के उसको नहीं खत्म किया जा सकता, ये कहा उसने, और वो बेकार हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट की पावर ऊपर नहीं थी, लेजिस्लेशन की पावर ऊपर नहीं थी। दैट शुड बी एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अभी यहीं तक पढ़ेंगे उसे, अब आगे देखते हैं। हेलो, अब यहाँ आगे बढ़ो। अब यहाँ समस्या आती है, हम दा क्यों लगा रहे हैं? यहां तो हमने देखा था ऊपर तो दा नहीं था, जब हम रेफर कर रहे हैं तब दा लगा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में तो वहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जहां हम उसके बारे में रेफरेंस देते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो वाला जिसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी, जिसे हमने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल पूरा आ जाता है। वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, मोनार्की ने नहीं बनाया, राजा ने नहीं बनाया, वो हमने बनाया। अब इसके पीछे क्या इंडिकेशन हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं। हिमांशी शर्मा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट behind this particular concept, that हाँ, हम भारत के लोग, क्यों आया ये? हम भारत के लोग क्या डिपिक्ट करता है? डेमोक्रेसी। इसी के आगे लिखा है लाइन में, हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly affirm that we shall provide sovereign, सोवरन में भी कहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना। हम अपना निर्णय अपने आप ले लेंगे, हम यूएसए की वजह से नहीं लेंगे। हम का मतलब भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं, दे शुड नॉट बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। ही इज अवर रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव। व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव, he should act upon the decision taken by we the people of India as per the Constitution of India, not as per the decision taken by Trump.
ये तो आलोचना करती है ना कांग्रेस। क्यों करती है? क्योंकि हम सोवरन कंट्री है। सोवरन में खुशबू आ रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे 2 चीज और लिखी हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दा का मतलब है वो संविधान जो हमने अपनाया है, हमने बनाया है, और जिसके द्वारा हम भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं। भारत एक संप्रभुत्व ही, संप्रभुत्व मतलब सोवरन, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी 2 शब्द मैंने गायब कर दिए यहां से, बाद में जोड़ेंगे, कि शुरू में थे भी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो दा का मतलब है दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वी आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी? यूनिटी, जस्टिस, है ना, पॉलिटिकल, आगे चल के देखेंगे, है, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी किस चीज की? अपॉर्चुनिटी की, सबको बराबर अवसर मिला तीसरे स्टेज में बैठने का। तो हमारा संविधान वो संविधान है जो इन खूबियों को रखता है, इसीलिए हम दा यूज करते हैं। दा 2 तरह से यूज होता है। एक तो ये ग्रामेटिकली हम कहते हैं स्पेसिफिक कोई चीज, तो हम यहाँ कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेसिफिक वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और दा का दूसरा अर्थ है in not in the literal meaning, but we can say that is depiction of our constitution, that it involves all such laws which are provided here. तो यहाँ हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि दा के अंतर्गत जो चीजें रखी गई हैं, यूनिक, स्पेसिफिक, फाइनल, वन एंड ओनली, केवल वो संविधान जो केवल एक ही संविधान है जो हमें गवर्न करता है, हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसे हम द गंगा, द गीता यूज करते हैं। अब गीता तो कोई लड़की भी हो सकती है, गंगा भी लड़की हो सकती है, दा लगते हैं केवल वही वाली। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तो कंपनी का भी हो सकता है। तो इसलिए हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए व्हेनेवर वी आर रेफरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी यूज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दा लगते ही वो सारा संविधान की जो विशेषता है वो इसके अंतर्गत आ जाती। बाय यूजिंग द वर्ड द, we incorporate all the essentials ingredients of the constitution whenever we are using the constitution of India. अब ये मौलिक संविधान में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 2 दा क्यों लिखेगा? वहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लेकिन जब हम उसे रेफर करते हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह के करेंगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? जो सुप्रीम है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सोवरन की बात करते हैं, ये आगे ये सारी चीजें मैंने बता दी। सुप्रीमेसी की बात करते हैं, और ये सुप्रीम है, ये चीज हमारी महत्वपूर्ण रूप से आती है। अब यहाँ कई सारी चीजें हमारी आती हैं। ये सुप्रीम लॉ क्यों कहलाता है? बहुत सारे लॉ हमारे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए भी लॉ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, उससे पहले भी है 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी की सुप्रीम माना हमने, क्योंकि इसके द्वारा ही सब कुछ गवर्न होगा। एवरी अथॉरिटी डिलीवर्स इट्स पावर फ्रॉम। अब यहां से एक थ्योरी और आती है, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा किसी ने बच्चे ने? यहां उसका साक्षात्कार होगा, नॉर्मेटिव साइंस, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। है जी? नहीं पढ़ा? पढ़ लो, कोई बात। ऐसा ना, ऑस्टिन का ही चेला था कैल्सन। वियना स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा गया है। सभी ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़े, घबराना मत। लेकिन यहाँ क्योंकि इसका संदर्भ, इसके देखने से मुझे लगता है कि वी आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। जितनी भी हमारी विधियां हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। They should get their sanctity from Constitution of India. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रैंड नॉर्म है, क्योंकि वहां उसकी आलोचना हुई है। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं
तो कैल्सन की आलोचना हुई है, उससे ये इस चीज में कंफ्यूज है, व्हाट इज ग्रैंड नॉर्म, सबसे बड़ा मान कौन है, ग्रैंड नॉर्म लिखा है। तो यहां उस संदर्भ में कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये हमारा सीधा सिद्धांत है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज क्या है इस लॉ का। हमारा पर्पज है कि हमारे नागरिक, हमारे व्यक्ति सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या चाहते हैं, अभी आगे डेफिनेशन देखेंगे तो पता लगेगा। बहुत सारी इसके ऊपर पिक्चरें बनाई गई, ओरिजिनल जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान में जो पिक्चर बनाएगी उसका डेफिनेशन है, कई सारे मैं वो बता करके चलूंगा आगे। किस तरह से हम इस चीज को रखते हैं, हम राम राज्य की परिकल्पना करते थे, है ना। और उसके संदर्भ में एक कहावत थी बहुत सुंदर, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसका क्या अर्थ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक का मतलब शारीरिक, नहीं राम राज्य में था ये, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं रामायण में। राम राज्य इस तरह का था, उसमें ना किसी को शारीरिक कोई परेशानी थी, ना ही कोई ईश्वरीय विपत्ति आती थी। ऐसे नहीं बाढ़ आ रही है कुछ आ रहा है, व्यवस्था इतनी सुंदर। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ना ही किसी भौतिक चीज से परेशान थे, ना लूट पाट थी, ना कोई भूखा था, ना नंगा था, सबके पास सारी व्यवस्था। अब ये सारी हमने आर्टिकल 21 में डाली है। रोटी कपड़ा और मकान, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द एजुकेशन ऑल्सो। हेल्थ का ध्यान रखना है, किसे रखना है, सरकार। हमारा ये फंडामेंटल राइट है। क्यों है, क्योंकि हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी जब आगे बढ़ेंगे जब देखेंगे आगे की आगे चीज आगे। यहां हम ग्रैंड नॉर्म की बात कर रहे थे, और इसके नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये है राइट। सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन जो भारत में है उनके कल्याण के लिए, फॉर देयर बेटरमेंट, इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ए गवर्नमेंट who will enforce, execute the law made by the state legislature or the parliament। चल रहा है ना नीचे से। मेन लक्ष्य क्या है हमारा, सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहां क्या कर देंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, इसे कहते हैं दुनिया गोल है। हो सकता है पहला दिन है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोशिश करें। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, जो ऑनलाइन है घबराना मत। मुझे आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाना भी लगना चाहिए। देखो कैसे कोरिलेशन है। अभी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट वो है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, विच वन इज द ग्रैंड नॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रैंड नॉर्म का मतलब सबसे ऊपर का मान, जिससे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जी। ना ना कॉन्स्टिट्यूशन तो ऊपर है जी, ग्रैंड नॉर्म समझ में नहीं आया। मेरा कहना यह है, विच वन इज द ग्रैंड नॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कौन सा सबसे बड़ा मान है जिससे हम सब शक्ति प्राप्त करते हैं, भारत के संविधान में। यस, इसीलिए हम डेमोक्रेटिक, इसीलिए हम रिपब्लिक। तो यहां में देखना है किसके भले के लिए कर रहे हैं, सिटीजन इंस्टीट्यूशन। और कौन बना रहे हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया। यहां से हम डेमोक्रेसी के लिए क्या कहते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। निकल गया इस काम से, मैथमेटिक्स की तरह से है, एनालिसिस करना है हमें, रटना नहीं है कुछ भी।
पूरे संविधान में कुछ नहीं रखना पड़ेगा आपको, इस दृष्टिकोण से पढ़ो, मजा आएगा। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अभी शुरू नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम बात कर रहे हैं। अभी तो केवल मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े उसकी क्या स्थिति है, क्या रूपरेखा है, कैसे हम कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमारी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ इफ एनी लॉ वायलेट्स, अब ये इसका कॉन्सिक्वेंस आ गया। कॉन्सिक्वेंस जो दिखाई देता है आर्टिकल 13 में, फिर वही आ गया। आर्टिकल 13 मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये ही सबकी लगाम खींचता है। इट कंट्रोल द एंटायर सिस्टम ऑफ इंडिया। बिकॉज बारिश आ गई, बाहर बारिश आ रही है, अभी आई। इसका मतलब ईश्वर भी हमारा समर्थन करते हैं। 2 दिन से एचजीएस का पेपर चल रहा था, ईश्वर ने खुश कर दिया हमें। मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा रहा, बच्चे खुश थे। तो मीन्स था, मेंस के बाद मीन्स अब इंटरव्यू होगा, देखो किस तरह निकलते हैं। लेकिन ये राज जो कराया 100%। 2025-26 के उन्हें उनका एनालिसिस अलग चलता है, उन्हें ऐसे नहीं पढ़ा सकते। इन नए बच्चों के लिए एक बार मैं गया था एक जगह, वहाँ मोहन इंस्टीट्यूट था गाजियाबाद में, जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में वो लेना था लेक्चर। मैं समझ रहा था छोटे बच्चे होंगे, कहानी सुना करके शुरू करूंगा। वहां मैंने देखा वहां 50-55 साल के लोग थे, तो एकदम मोड चेंज करना पड़ा। उनसे बच्चों की तरह कहानी सुना के तो बात नहीं करी जा सकती। तो हमें देखना है पढ़ने वाले कौन है, उसकी तरह से चलना पड़ेगा। उसमें कि ये एचजीएस में 35 साल से ऊपर के होते हैं, सिर्फ 35 से 45, है ना, तो उनका ढंग अलग है। आपको अभी शुरुआत कर रहे हैं, हमें ये भी तो डर है ना आप भाग ना जाए, तो इसलिए कहानी सुना सुना करके आपको रोके रखना है। स्थायी याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आर्टिकल 13 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वायलेशन है तो क्या होगा? आर्टिकल 13 कह रहा है इट विल बी वॉइड। और केवल लॉ ही वॉइड नहीं होगा। अभी आपने डेफिनेशन की बात करी, आर्टिकल 13 में लिखा है लॉ की डेफिनेशन बहुत वाइडर है, इसमें कस्टम और रूल्स भी आ जाते हैं। केवल 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 वो नहीं है जो लेजिस्लेशन ने बना दिया। इसके अंतर्गत कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस हैं या गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए, जियोज, गवर्नमेंट ऑर्डर जो होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज। तो इसका मतलब ये हुआ एग्जीक्यूटिव द्वारा दिए गए आदेश भी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का बॉडीगार्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी नजर इस पर रहनी चाहिए। जिस दिन वो प्रोटेक्शन देना बंद कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। देखने से बहुत अच्छा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन है भी अच्छा। अभी तो ये प्रश्न उठ रहा, बीच में आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए, बहुत सारी कमियां। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की एक चीज याद आती थी हमेशा, अब भी आती है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नाइदर द गुड और द बैड, दीज आर द नॉर्मल, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु यूज द कॉन्स्टिट्यूशन, हु विल यूज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा संविधान अच्छा है या बुरा है, ना कि संविधान के प्रावधान से। या आप महसूस कर रहे होंगे, ठीक है ना, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह मिसयूज करें, किस तरह यूज करें। तो यहाँ हम इस चीज को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। आवाज तो पहुंच रही है, चल रही है जी, जा रही है। बड़े चुप हैं ऑनलाइन वाले, तो बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे। घर पे एक फायदा है, पैर फैलाओ, सो जाओ, ये सब नहीं हो सकता। नहीं ऐसा होगा नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ, सुनते रहो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या हो तो पूछ हाँ जी, लेना, सर। परेशान मत क्लियर हो। है।
कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहा गया? आर्टिकल 13 कह रहा है ना? यहां तक आने, अब जहां इसे आपको देखो यहां आ गया, अब आया आर्टिकल 13। मैं जब से 13 कह रहा था, अब निकल कर आया। ये मेन है, इसे नोट कर लेना। इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज whose constitution itself expressly declares constitutional supremacy। अब ये प्री का क्वेश्चन आ गया, ये याद रखना। कौन से आर्टिकल के द्वारा संविधान, हिंदी में नोट कर दे, इंग्लिश में भी करा देंगे, कौन से आर्टिकल के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता संविधान के अंतर्गत ही। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर से बता रहा हूं मैं, नोट कर लें। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता सुरक्षित रखी गई है। यहां पर आंसर लिख, अनुच्छेद 30 इंग्लिश में कर दें, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अरे हाँ है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन Constitution itself expressly declare that Constitution is supreme। अभी तक जो हमने देखा, दास शब्द के अंतर्गत देख रहे थे। इसके अलावा यूटिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस पर हम विचार कर रहे थे। अब यहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जीके के निकल करके आ रहे हैं। कैलीग्राफी, कितना सुंदर राइटिंग में लिखा गया हाथ से। यदि आप किसी दिन ना आए तो नोट्स कैसे लेते हैं? अपने दोस्त से कहते यार फोटो कॉपी करा दो। अब इन भाई साहब ने देखो कितनी मेहनत करी, अपने हाथ से लिखा। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इस चीज को करके क्या स्थिति रही होगी। इसकी जो कैलीग्राफी थी वो किसके द्वारा थी, ये हम यहाँ देखते चलेंगे। और इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने जो शर्त रखी थी, कोई पैसा नहीं दिया। इन्होंने कहा हर पेज पर, अब ये पूछा जा सकता है, संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है ओरिजिनल पर। कभी इसमें ढूंढने लगो, इसमें नहीं मिलने का है। प्रेम बिहारी नारायण राजदाता, थोड़ा सा मेरा भी नाम लिखा है। नारायण जरूर लिखना, इसे याद कर लो, जीके में कहीं भी आ जाता है। कैलीग्राफी वाला ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। आप करोड़पति बन सकते थे इससे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, लिख लें, नोट कर लें। इटैलिक calligraphy was used by
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा who write down the Constitution of India in his own handwriting. भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया, किसके हस्तलेख में लिखा गया, बेहतर है किसके हस्तलेख में लिखा गया। हस्तलेख समझते हो ना, हैंड राइटिंग, लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। और इसका जो फॉन्ट था वो क्या था, फॉन्ट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा क्वेश्चन कर लें, इटैलिक कैलीग्राफी। नंबर 2 इटैलिक कैलीग्राफी, इटली से मंगा करके रहा। अभी तो सोनिया गांधी जी आई इटली से, उससे पहले ये आ गया। इससे याद रखिए, इटैलिक कैलीग्राफी। इटैलिक कैलीग्राफी का मतलब जो कई जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे ये इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा, मतलब इस तरह से बारिश से होते वाले जो शब्द है ना वो इटैलिक में माने जाते हैं। राइटिंग इटैलिक कैलीग्राफी, लेकिन हैंड रिटन था। अब देखो ये है ना, ये इटैलिक कैलीग्राफी है जो यहाँ लिखा है, इटैलिक कैलीग्राफी। यहाँ इसे तो लिखाने की जरूरत ही नहीं, कोई बस इतना था कि हर पेज पर उसके नाम और उसके ग्रैंडफादर का नाम लास्ट में है। ये पूछना मत ग्रैंडफादर कौन थे इनके। जब बेचारा वो हाथ से लिख रहा है तो कहीं तो नाम चाहेगा वो। आपने बहुत सारी पिक्चराइजेशन पोर्ट्रेट बने देखे होंगे, आपने कभी आर्ट में बनाया कुछ पिक्चर्स, उसके नीचे नाम तो लिखते हैं ना अपना। जब आप एक छोटी सी चीज बनाने के बाद उस पर नाम लिख सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसने कोई पैसा नहीं लिया इसके बनाने के लिए, यहाँ पैसा लेकर के फिर भी नाम लिखते हैं। आर्ट गैलरी में अगर आप जाएंगे तो मोनालिसा की पेंटिंग्स 2 करोड़ की है, उस पर नीचे नाम भी लिखा है। हाँ तो वो नाम तो लिखेंगे ना, देखो अपना नाम भी लिख दिया, फेंक भी दिया इसने, बेचारे ने पैसा भी नहीं लिया। तो ये नाम याद रखना। अच्छा एक और चीज आती है, रायजादा के नाम को लिखे जाने के लिए किसने अनुमति दी थी। 4 चीज होंगी, गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन या क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये कॉमन सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी प्रियम्बल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, प्रियम्बल का अलग कहानी है जो शायद कल शुरू हो जाएगी, कल नहीं होगी अभी तो कल हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, धीरे धीरे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, ऊपर तक कैसे पहुंचे। इसमें लीगल हिस्ट्री भी हम पढ़ लेंगे कुछ हद तक, है ना। लीगल हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी आ जाएगी उसमें, बहुत सारे चीजें आएंगी, कौन कौन सी बनी कैसे आई तो वो देखेंगे। इवन टुडे हिज सिग्नेचर अपीयर्स थ्रू आउट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब तक की स्थिति ये है। केवल इतने में नहीं छोड़ा इसे कि चलो लिख दिया भाई, कैलीग्राफी में लिख दिया। आप वो कार्ड बनाते हैं, बर्थडे कार्ड, उस पर चारों तरफ बनाते हैं ना बड़ी सुंदर सी पेंटिंग। मुझे भी मैं बहुत भाग्यशाली, कई बच्चे हमारे जन्मदिन पे या वैसे बहुत सुंदर बना के, मेरे पास बहुत सारे कार्ड रखते हैं, उस पर
इसके अलावा बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के चारों तरफ भी अभी आपने देखा था जो ये जो बन रहा है ये सब या ये पिक्चराइजेशन ओरिजिनल पर है, और इसका हर एक का अपना उद्देश्य है। ये किसने बनाया, दूसरा क्वेश्चन ये आता है। यहां हम याद रखेंगे इसके लिए नंदलाल बोस, अंडर द गाइडेंस ऑफ नंदलाल बोस पिक्चराइजेशन वाज डन। डेकोरेशन जो की गई उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो नंदलाल बोस द्वारा की गई। ये बेसिक क्वेश्चन है, आते ही है जीके में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते, जीके में आएंगे। इनका जो सपोर्ट किया है, जिन्होंने बनाया है, सिन्हा थे, BR सिन्हा लिख देना। और एक तरह से शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इनके निर्देशन में, नंदलाल बोस के निर्देशन में इसे किया है जी। हेलो। हाँ, अलग से रखा जाएगा BR सिन्हा जी। बेटा सर ये जो मतलब हम इसमें जो पढ़ रहे हैं कि जो मतलब हमारे जो संविधान की हैंड राइटिंग है वो प्रेम बिहारी नारायण जी की है। इसकी सर फिर अम्बेडकर क्यों कहते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं वो अम्बेडकर जी लाए हैं? नहीं, असल बात है ना, जो हमारे संविधान सभा था, सोनाली जी, जो हमारा संविधान सभा था ना, उसके जो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, उनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अंबेडकर जी ने अपनी मर्जी से नहीं रखे कोई प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि केवल वही प्रोविजन रखे गए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुए और यूनानिमस थे, सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए गए, और जो चीज डालने की कोई थी वो बहुमत भी नहीं था, सबकी सहमति से, जो सबने सहमति दी इसी प्रावधान को लिखा। हाँ, ड्राफ्ट करने के लिए एक अलग चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उसमें भी टीम थी पूरी। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्ष थे, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। जैसे कि क्रिकेट टीम भारत की यदि जीतती है तो हम क्या कहते हैं, कपिल देव ने या कोहली ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अगर कोहली ने नहीं जीता, पूरी टीम वर्क था। द सेम थिंग वाज हियर। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ। सोनाली जी क्लियर है ना? जी सर। यहां देखते हैं नंदलाल बोस। एक बार मेरा लेक्चर था, मुझे कई बार याद आती है वो तो बात, लेकिन मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़ता, विवाद में नहीं पढ़ता। यहाँ हमारे बार एसोसिएशन में अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम था, तो उन्होंने टॉपिक मुझे दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने पूरा लेक्चर दिया, बहुत सारी चीजें बताई। जब मैं आ गया, दूसरे दिन संडे था, तो मेरे उस पर एक मैसेज आया एक वकील साहब का कि हम आपको बहुत विद्वान मानते हैं, लेकिन हमें कष्ट हुआ आपने अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया। मैंने बस नीचे लिखा, सॉरी सर, आई वॉज थिंकिंग दैट fundamental duties were incorporated by 44th constitutional amendment, and at that time Ambedkar ji was nowhere. That was the only cause. ज्यादा मैंने और डिस्कस नहीं किया। तो कई बार होती हैं, सबके अपने अपने विचार हैं और हमें सबको अपने साथ लेकर के चलना होता है, ठीक है ना? तो ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो चीजें आती हैं माइंड से निकल कर। तो वो मैं फिर उस डिस्कशन में नहीं पढ़ा, मैंने ये कहा केवल इतना। मैं समझता हूँ दैट वाज द सफिशिएंट। बैलेंस आंसर दो, नमस्ते, आगे निकल जाओ। अब यहाँ जो पहुंचते हैं, देखो ये कैलीग्राफी जो इटालियन, इस तरह के शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह मिलेंगे, है ना? वहाँ कुछ ऐसा, जैसे हम कह सकते हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ चीजें निकाल दी गई,
तो उन्हें इटालियन में लिखा गया, अब भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे जो ये इस तरह की बुक है उनमें भी है ना, लेकिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितनी सुंदर राइटिंग, हद कर दिया लिखने में, हमसे तो नहीं लिखा जा सकता ऐसे। तो ये जो कैलीग्राफी थी वो इस तरह की थी। और अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि इतना समय कहाँ था कि आप उस पर पेंटिंग करें, कलर बनाएं, ये क्या था, इसकी क्या जरूरत पड़ी। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पेंटिंग की गई, आर्ट वर्क किया गया, उसके पीछे एक लक्ष्य था, टू शो आवर ओन कल्चर। हमारी भारत की जो कल्चर है वो बहुत वैरायटी वाली है, विविधता वाली है। अच्छा, आप जब बचपन में रहे होंगे, एक टीवी पर एक वो आता था, नेशनल टीवी पर ही आता था एक छोटा सा गाना, वो गिलहरी वाला, सुना कभी? जब भी तो हमारे देश में गड़बड़ हुई, इतनी सुंदर मतलब शांति मिलती थी उससे। वो अपनी बहन से पूछ रहा है, छोटा सा बच्चा, वो गिनती गिनते हुए, ये क्या है? क्योंकि एक, दो, एक क्या होता है, दो क्या होता है? तो उसने वहां से गाना शुरू करा बच्ची ने, एक गिलहरी, गिलहरी जा रही है, बहुत सारी गिलहरियां। और फिर इससे आते आते फिर देश की एकता और अखंडता पर आ गए। वो बड़ी सुंदर है, कभी भी उसमें डालोगे तो मिलेगी। उसमें लास्ट में था, हमारा देश विविध रंगों से बना हुआ है, एक माला एक, मोती अनेक, इस तरह से करके। मैं वो भाषा तो नहीं ला पा रहा, लेकिन अगर देखो तो मिलेगी, बड़ी सुंदर। अब बंद हो गया वो बहुत समय से। हमारे समय आता था डीडी पर, कहीं भी जैसे वो आके एडवर्टाइज आते हैं ना इस तरह से, तो उससे क्या राष्ट्रीय एकता की भावना, स्पिरिट आती, अलग अलग विविधताओं को एक साथ जोड़ने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ये भावना थी, इंडियन कल्चर हैज द वैरायटी and all the varieties of the culture were depicted in our constitution। और वो इसके द्वारा जो आर्ट वर्क किया गया उसके द्वारा दिखाई गई। हम कह सकते हैं ये केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन की जो वैरायटी थी उसको दिखाने का एक ढंग था। तो हम कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की स्टोरी को इसके माध्यम से दर्शाया गया। वहां पर राम का फोटो भी दिया गया, अन्य उस तरह की चीजें दी गई। ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, सब संविधान में नहीं है, वो मिलता भी नहीं। तो यहां कह सकते हैं इंडिया एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइट्स दैट एंशिएंट हेरिटेज। ये महत्वपूर्ण, इट यूनाइट्स द एंशिएंट हेरिटेज, और इसका डेपिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, एंशिएंट हेरिटेज विद मॉडर्न डेमोक्रेसी। हमने अपनी जो विविधताएं थी, जो हेरिटेज था, हमारी जो क्या कहना चाहिए समृद्ध विरासत थी, उसे हमने इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। केवल हम ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ है, इट इंक्लूड्स ऑल सच थिंग्स। और एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी एंशिएंट हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री है, वो इसके माध्यम से दिखाई गई और उससे संदेश दिए गए। केवल दिखाई नहीं गए, संदेश भी दिए। कैसे संदेश दिए गए वो हम देखेंगे। Why does every part deal with a different illustration? अब यहाँ देखें, इलस्ट्रेशन अलग अलग दिए गए हैं। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लाना चाहते हैं, विशेषता लाना चाहते हैं, उसके साथ अपनी पिछली प्राचीन चीजों को हमने लेने की कोशिश, एंशिएंट चीजों से उसको डेपिक्शन करने की कोशिश किया। कैसे? यहाँ हम इस चीज को देखेंगे। पार्ट 3 क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मालूम है? फंडामेंटल राइट्स। यहां पर हर व्यक्ति को, यहां देखें, ये जब ये पता है कैसे आ रहे हैं, पुष्पक विमान में आते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के फोटो हैं, कहां से आ रहे थे? वहां से आने के बाद राम राज्य आया। राम राज्य में हर किसी को अपनी चीजें कहने की स्वतंत्रता थी। वी कैन से दैट इट वाज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ देना, इसका मतलब राजा सुनता था, इसीलिए वो राम राज्य था।
राजा को ये मालूम था मेरा काम क्या है, मेरा व्यक्तिगत जीवन कुछ भी नहीं है। हो सकता है मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मेरे उस कार्य से समाज पर गलत असर जा रहा है तो मुझे वो नहीं करना है। अब उस समय की परंपराएं थी। अब आप कह सकते हैं कि ये तो सीता को प्रताड़ित किया, ये सब किया था भी। आजकल अगर रामचंद्र जी होते तो डोमेस्टिक वायलेंस में पता नहीं कब से फंस गए होते, डेजर्शन के दोषी होते, पत्नी को छोड़ दिया, फिर अग्नि परीक्षा ले ली। संदेह तो आप उसको वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन यहां से जो इसके अंतर्गत दिया गया, राम राज्य की परिकल्पना को पार्ट 3 के साथ दिखाने की कोशिश की गई। फंडामेंटल राइट के साथ इस चीज को देने के पीछे एक ही मंतव्य था। अब देखें जहां रखा गया है, बिल्कुल ये डेफिनेशन कितना सुंदर लिखा है, कितना टाइम लगा होगा लिखने में। डेफिनेशन वो लिखा है, लास्ट में पता लगा कितना टाइम लगा लिखने में, है जी। बाई वाज दिस चूजन, यहाँ के लिए क्यों चुना? ये मेन डेपिक्शन था राम राज्य, क्योंकि रावण को हरा करके रामचंद्र जी जब अयोध्या आए तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी। तो हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना थी, दैट वाज द थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, दैट इंडिया में भी राम राज्य आना चाहिए। राम की जो परिकल्पनाएं थी, जो आदर्शवाद था, वो हमारे राज्य में हमारे राजा को ऐसा होना चाहिए, प्रजा की सुनने वाला हो, समस्याओं का निदान करने वाला हो, आवाज सुनने वाला हो, तो डेमोक्रेसी की बात है ना। और यहां हम कह सकते हैं इक्वलिटी एग्जिस्ट, जस्टिस प्रिवेल्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, प्रीएम्बल से शुरू हो रहा है, इवन उसे भी अगर हम छोड़ दें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वो क्या देंगे? जस्टिस देंगे। इफ देयर इज द इक्वलिटी देन देयर विल बी द जस्टिस। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्यवाज टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल द पर्सन, है ना। एंड जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय इक्वलिटी। इक्वलिटी एग्जिस्ट्स। ये राम राज्य की विशेषताएं थी, उन्हें डेपिक्ट करने के लिए सबसे पहले राम वो सीन दिया गया। यहां हम कहते थे इक्वलिटी, रूलर फॉलोज धर्मा। धर्म का मतलब ये घंटी बजाने वाला धर्म, बड़ी बड़ी मूर्ति लगाने वाले धर्म की बात नहीं की है, बड़े मंदिर या मस्जिद बनाने की बात नहीं की है। धर्म का यह मतलब कर्तव्य से है। राजा अपने कर्तव्य से गवर्न होगा। राजा का क्या कर्तव्य है? रक्षा करना और उसे सारी सुविधाएं देना। फंडामेंटल राइट में वही तो नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि सब कुछ वहां अवेलेबल है। आइडियल गवर्नेंस बेस्ड ऑन जस्टिस, मोरालिटी एंड वेलफेयर। राम राज्य क्योंकि आदर्श राज्य था, आइडियल गवर्नेंस, ये माना जाता है भारत में राम राज्यवाद का आइडियल गवर्नेंस, एंड इट इंक्लूड्स जस्टिस, मोरालिटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, है ना। एंड इट वाज नॉट द मोनार्की। मोनार्की तो राजा, अगर राजा के खिलाफ कोई बोलेगा, अच्छा सीता के बारे में कहा, चलो गर्दन उड़ा दो होगी। तो ये आदर्श राज्य की स्थापना राम राज्य से डेपिक्ट होती है हमारे यहाँ पर। आइडियल स्टेट कैसा, तो ये इसको डालने के पीछे मंतव्य ये था कि हम इस चीज को यहाँ रखें। और यहीं से हम कह सकते हैं, अभी मैंने शुरुआत की थी, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ। मोनार्की में तो ये दोनों ही नहीं होते। यहां कह सकते हैं राम राज्य में रूल बाय लॉ नहीं था, रूल ऑफ लॉ। राजा विधि से नीचे, विधि का अनुपालन करता। तो हमारी इच्छा ये थी कि भारत में भी रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ को यहाँ इसके अंतर्गत दर्शाया गया। मैं समझता हूं आज के लिए इतना रख लें, इसे कल बता देंगे। टाइम भी हो रहा है शायद आपका इस चीज का, क्योंकि मैंने अभी देखा घड़ी की तरफ, तो मैं अगर इंटरेस्टेड इलस्ट्रेशन हमारे आ जाते हैं
ये सारी चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी, दे देंगे, है ना। ये सब वो चीजें हैं जो कि हमारे संविधान में दी गई है। कल इससे आगे हम देखेंगे, और कल मेरा मानना है कि हम प्रियम्बल पर नहीं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर पहुंचेंगे, इसे खत्म करने के बाद। कल पहले ये करेंगे, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।